अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का दिन तो इट वाज़ द डे ऑफ हैपनिंग। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, लोकली भी, इंटरनेशनली भी, पॉलिटिकली भी। बल्कि कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो तो कल रात से ही चल रही थी। जिस तरह टीएलपी के हवाले से जब मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कराया तो उस टाइम ऐसे लग रहा था कि जैसे मामला जो हैं वो हंसी खुशी तय पाने जा रहे हैं। और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम होने वाली थी जी कि 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। फिर जी कोई 8 बजे तक होनी है। इस तरह के मौक़ों पे कोई 2-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेट होना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लगा कि वो तो बिल्कुल शादी की बजाय तलाक वाली बात होगी, कि बजाय इसके कि मामला कोई सुलह के साथ ख़त्म हो जाता, वो तो बिल्कुल लड़ाई के साथ हुआ कि बल्कि मरने मारने पर तुलाए। उसमें को पुलिस वाले जो हैं वो भी मारे गए बेचारे। उसमें जो टीएलपी के कोई एक्टिविस्ट हैं वो भी मारे गए। तो अब सारे दिन में यही बातें चल रही हैं कि कितने बंदे मारे गए। जो पीटीआई वाले हैं वो मेरा ख्याल है कि उनका कोई जो एक पॉलिसी लाइन है वो यही है कि फ़ौज के साथ जिसकी भी लड़ाई चल रही हो, वो चाहे इंडिया की हो, अफ़गानिस्तान की हो, वो टीटीपी की हो या वो टीएलपी की हो, किसी भी की हो, वो उसके साथ हैं। तो उस लिहाज से जो ज़्यादातर उनकी तरफ से आ रही थी बातें, जो टीएलपी वाले हैं वो भी अपने लेवल पर लगे हुए थे। तो ये कितनी डेड बॉडीज़ हैं, इट्स एनी बॉडीज़ गेस। इसी तरह जैसे पिछले साल जो नवंबर में हुआ, जब पीटीआई वाले इधर इस्लामाबाद में आए थे और इनको उन्होंने मना किया था कि फ़लाँ जगह पर नहीं आना, या उस टाइम अदालत का हुक्म भी था तो ये नहीं जा रहे थे। तो उस टाइम जो उन्होंने जो डिस्पर्स किया या उससे पहले जो फायरिंग की, उसमें कितने बंदे मरे लोगों ने तो कईयों ने तो कह दिया कि हज़ार हज़ार हैं। और बाद में को पता चला कि मेरे ख्याल है कि कोई 11-12 के करीब लोग जो ओवरऑल जो उनकी जो कैजुअलिटीज़ थी वो कोई इतनी थी। अब इस दफ़ा कितने हैं इसके बारे में कोई ख़त्मी राय नहीं है। एक तो सरकारी फ़िगर है, सरकारी फ़िगर में मेरे ख्याल को पुलिस वाले दो हैं। एक वो जो पुलिस के एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके जिनकी तस्वीर वगैरह भी शायद आपने देखी होगी। एक पुलिस कांस्टेबल के हवाले से है। इस्लामाबाद पुलिस के लोग भी इस सारे अमल में इन्वॉल्व थे। यानी कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बड़े क्रिटिकली ज़ख्मी थे, कि एक दो जिनके बारे में मुझे पता चला वो उनको कुछ गोलियां दिल के करीब लगी थी। तो इसका मतलब है कि जिसको दिल के करीब गोली लगी हो उसकी कैफियत जो है वो बड़ी ही एक क्रिटिकल किस्म की होती है। आज भी मैंने सुना कि कोई 2-3 जगहों पे कोई जो पुलिस के सिपाही हैं उन पर कोई टीएलपी वालों ने हमला किया, को मार दिया। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। इस मौके पे बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, मैं आपको इसलिए अनकन्फर्म्ड की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ जो टीएलपी के कितने लोग जो हैं वो मारे गए, इसके बारे में जो सरकारी इतलात हैं उससे तो लगता है कि शायद कोई 2 या 3 लोग हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ़ इतलात हैं, बेसिकली ये एक तरह से जॉइंट ऑपरेशन था रेंजर का और पुलिस का। और बल्कि आप ये समझें कि जैसे इसमें जो लीड रोल था वो रेंजर का था। अब रेंजर जो है वो होती है फ़ौज की तरफ से। जो फ़ौजी होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग में जो सीक्रेसी है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर पुलिस वाले जो हैं वो एक लीड रोल में होते तो एन मुमकिन है कि वो जैसे कहते हैं ना कि एवरीबॉडी हैज़ अ बेस्ट फ्रेंड, तो वो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को वो बातें बता रहे होते हैं कि जी वो इतने हैं इतने हैं। तो कोई जो ज़्यादा चीज़ें जो है रेंजर ने हैंडल की हैं, तो उस लिहाज से कोई बाकायदा इतलात नहीं आ रही। लेकिन मैंने जो मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, कोई कॉरस्पॉन्डेंट्स जो सारे अमल में इन्वॉल्व थे, कोई पुलिस वाले, कोई स्पेशल ब्रांच वाले जो कि रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे थे, उससे मुझे तासर ये मिला कि जो डेथ हैं टीएलपी की वो 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन 30 नहीं है। यानी कि कई लोग कह रहे हैं 30 हैं, 40 हैं। इतनी मेरा नहीं ख्याल। 3 भी नहीं है जितना हुकूमत बता रही है या सरकारी इदाद-ओ-शुमार में आ रही है। मेरा ये ख्याल है, यानी कि ये जो मैं ख्याल की बात कर रहा हूँ, जो उनकी गुफ्तगू से मैंने अहज़ किया, उस बुनियाद पे मेरा एक अंदाज़ा है कि शायद कोई 8-9-10 कोई शायद हों। इनके बारे में भी मैं शायद का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप लोगों को मैं वार्न इसलिए कर रहा हूँ कि इस मौके पे चूँकि बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही होती हैं, तो लिहाजा कुछ
अभी ख़त्मी राय देना मुश्किल होता है। अब यह है कि इसके साथ साथ उनके कोई प्रोटेस्ट भी हुए आज। कोई जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक कोई उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में कोई 38-40 के करीब उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। कई जगह पे उनको पुलिस ने डिस्पर्स कर दिया है। जैसे कोई 40-50 लोग किसी जगह पर इकट्ठे हुए तो उनको उधर से भगा दिया। और कोई इतना ज़्यादा मजमे नहीं थे, इसी तरह के थे। और पुलिस से वो बच बचा के जिधर वो कर सकते थे, या किसी जगह पर वो आग लगाने में कामयाब हो गए तो उधर आग लगा दी। कोई इस तरह के कोई वाक़यात जो हैं उनकी इतलात आज मिली हैं। अब इससे जो एक और सवाल है, यानी कि वो ये है कि टीएलपी के साथ क्या होने जा रहा है। क्या ये इसी तरह की ट्रीटमेंट है जिस तरह इमरान खान के टाइम पर इनको काफ़ी मार भी पड़ी थी, तो मामला इधर ख़त्म हो जाएगा या आगे चलेगा, या ये जो असासे वगैरह हैं जिनको लोग असासे कहते हैं। पहली बात तो मैं इस तरह से इतना बिलीव नहीं करता ये थ्योरीज़ पे जी कि वो फ़लाँ असासा है। ऐसे लगता है कि जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट कहती है हो जा तो वो हो जाता है, कि ये असासा बन जा वो असासा बन जाता है। इस तरह नहीं होता। लोगों में अपना पोटेंशियल होता है तो वो ये असासे बन सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट वाले अगर इतने जो है यानी कि हर चीज़ इनके कंट्रोल में हो तो कोई अपनी पार्टी और कामयाब तरीके से पार्टी बना भी लेते और चला भी लेते। वो ऐसा होता नहीं है। किसी में पोटेंशियल होता है तो वो उसको ज़रा सपोर्ट कर देते हैं। ये आप समझें कि जैसे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कोई एक नया पॉलिटिकल स्टार्टअप आता है तो उसमें कोई पैसा डाल दिया और वो कामयाब हो गया तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है इनको भी मिल जाता है। तो वो बाद में होता ही है कि वो सासा जो है, जो एंटरप्रेन्योर होता है पॉलिटिकल, वो खुद रख लेता है तो इनके साथ हाथ हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो इस केस में जो अभी टीएलपी के हवाले से मेरी कुछ लोगों से 2-3 से बात हुई, जो जर्नलिस्टों से, तो ये तासर मिला कि जैसे टीएलपी जो है ये भी इस दफ़ा रडार पे आई है कि इसको किसी एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाना है। यानी ये उन लोगों के साथ भी जो मुझे बता रहे थे, ये नहीं था कि वो किसी मीटिंग में शरीक थे, लेकिन जो ओवरऑल जो सियासी हरकियात हैं या जो एक लॉ इन्फोर्समेंट जिस तरह डील कर रही है उसकी बुनियाद पे उन्होंने अहज़ किया कि इस दफ़ा कोई चीज़ें हैं जो पहले की निस्बत अभी हुई हैं, इससे पहले नहीं हुई थी। मसलन ये है कि अभी जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो उनके फाइनेंसियर्स हैं उनके पीछे भी जाएंगे। जिस तरह ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं कि इवन के किसी ने किसी से कोई डील की या किसी ने किसी को भैंस के पैसे देने थे तो वो बैंक अकाउंट में गए तो उसका अकाउंट भी बंद हो गया। तो वो वाला मामला जो है ना, अकाउंट बंद होने वाला मामला, वो अब टीटीपी के जो लोग हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उनको फाइनेंस कर रहे हैं, अब उनके साथ भी होना शुरू हो गया है ताकि हम इनको फाइनेंशियली स्क्वीज़ करें। और इसके अलावा और पकड़ दकड़ भी काफ़ी हुई है, जिससे तासर ये मिलता है कि अब जो टीटीपी है शायद दोबारा से उतनी जुर्रत ना कर सके जो कि वो हर साल अक्टूबर में उन्होंने, ये एक सीजनल किस्म का प्रोटेस्ट होता था कि जो उन्होंने हर अक्टूबर में आके तो इधर फैज़ाबाद बंद करना होता था, शायद अभी ना कर सकें। अब जो आखिरी बात है जिसका आपने शुरू से इंतज़ार कर रहे होंगे वो ये है कि जो साद रिजवी के हवाले से बातें चल रही हैं या उसका भाई है अनस रिजवी, उसके हवाले से बातें चल रही हैं। कई लोग तो कह रहे हैं जी कि वो शायद उसको कोई एलिमिनेट कर दिया गया है, मार दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और मेरा ऐसा ख्याल भी नहीं है। और अंदाज़ा है, यानी कि मैंने आपको बताया कि अभी इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता है। जो ख़बरें मिल रही हैं शुरू से, सुबह से मुझे कोई ख़बरें ऐसी मिली, उससे जो मैंने अहज़ किया उससे लगता ये था कि शायद वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके कंट्रोल में है, यानी कि उनकी कस्टडी में है। बाद में जो शाम से को मैंने कोई 2-4 लोगों से चेक किया, उससे तासर ये मिला कि शायद वो भागे हुए हैं, यानी कि वो इनके कंट्रोल में नहीं है। वो मतलूब ज़रूर हैं लेकिन वो भागे हुए हैं, उनका अभी इनको कुछ पता नहीं है कि वो किधर हैं। तो लिहाजा इससे मैं कोई मज़ीद कोई स्पेकुलेशन भी नहीं कर सकता, कोई क्या सराई नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं वो यही हैं। लेकिन ये अलबत्ता जिनसे भी बात हुई है सब ने इस बात की तरदीद की है कि उनमें से खुदा ना खास्ता कोई किसी को एलिमिनेट कर दिया गया है, मार दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है।
जो कोई किसी जगह से कोई ऐसा हिंट भी नहीं मिल रहा, बल्कि वो बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जो कल रात से मामला शुरू हुआ था टीएलपी का। दूसरा जो एक सरप्राइज़ आया वो आया केपी में। तो केपी में जो कल से खबरें चल रही थी उससे तो लग रहा था कि उन्होंने शाहजहान यूसुफ को अपना कैंडिडेट भी मुकर्रर कर लिया नून लीग ने, और लग रहा था जो परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो आमतौर पे कभी इतना खुल के बोले नहीं हैं, वो भी बोले थे। उससे लग रहा था जी कि जैसे वो रोकने की तैयारी मुकम्मल है कि सुहेल अफरीदी जो है उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन आज बनने दिया गया। अच्छा, उससे भी जो अहम बात है वो ये है कि रात की जो बातें हैं, यानी कि जी एक्सक्यूज़ मी, कि गवर्नर जो है उन्होंने कोई लेटर लिख दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं मंडे को आके चेक करूँगा, लगता है कि इसके जेल साइन जो हैं वो ठीक नहीं है गंडापुर के, तो फिर हम उसके इस्तीफ़े के बारे में तय करेंगे। उससे तासर ये मिल रहा था कि ये मामला लिंगर ऑन होगा, लेकिन आज हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें कोई ऐसा मुज़ाहमत भी नहीं हुई। एक होता है ना कि आपने आपकी जो प्लान है यानी कि उस कैलकुलेशन में कोई गलती आई हो, कम अज़ कम इस हद तक जो हमें कोई नज़र आता है वो कोई इन्होंने कोई ऐसी अमली कोशिश नहीं की। ख्याली तौर पे शायद लगे रहे हैं, शायद इनको किसी ने बताया हो जी कि ऐसा करने का फ़ायदा को नहीं है, या ये है कि ज़्यादा गंद पड़ेगा। दूसरा, इससे ये भी तासर मिलता है कि ये जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है उससे फ़ौज में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया है। वो ये समझते हैं कि हमारे लिए अब जो केपी की गवर्नमेंट है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, शायद हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मसलन जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि इन्होंने प्लान किया है, और बाय द वे आसम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, ये जो इन्होंने ब्रसल में स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा था जी कि हमने अफ़गानिस्तान को बताया कि अगर इधर से टीटीपी के लोग आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क में आके हमला करेंगे तो हम उनका ताक़ुब करते हुए आपके मुल्क में जाएंगे। तो उस हवाले से जो काबुल में पहली बमबारी थी और जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान ने कोई अपने लोगों को एक सेटिस्फाई करने के लिए कोई अटैक किया, वो इनको उल्टा पड़ गया। तो अब उसके बाद ये नए चीज़ें तय हो गई हैं कि अब टीटीपी अगर उधर से आएगी तो इधर से अटैक होगा, ठीक है। तो लिहाजा उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो इन्होंने कोई अमली तौर पे कोई मुज़ाहमत भी नहीं की, कोई इस नॉमिनेशन को रोकने की कोशिश भी नहीं की, उससे तासर ये मिलता है कि शायद इन्हें लग रहा है कि जैसे हम जो है यानी कि अगर सुहेल अफरीदी भी होता है तो इससे कोई मसला नहीं है, हम काम चला लेंगे। और दूसरा, फिर एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि जी अगर पता चले कि कोई ऑपरेशन नागुज़ीर है और सुहेल अफरीदी जो है वो को साथ नहीं दे रहा, तो फिर उस सूरत में आप गवर्नर राज लगा दें, फिर ये सूरत बन सकती है। बाकी सुहेल अफरीदी जो है उसने अपनी तकरीर में जिस तरह इमरान खान के साथ खुल के इश्क का इजहार किया है, उस पर तो उधर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो शर्मा गए कि यार कोई लफ्ज़ ही को और अल्लाह दे बंदे इस्तेमाल कर दे। और उसने इमरान खान बनने की भी कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी उसने चैलेंज किया है और अपने आप को कबायली भी साबित किया है, और साथ जो है उसने कहा जी कि मैं इमरान खान के लिए सब कुछ करूँगा, रिहाई समेत। पता नहीं अब रिहाई जो है यानी कि वो इन्होंने अदालत लगानी है या क्या करना है, रिहाई के लिए क्या करेगा सिवाय इसके कि ये वफाक पर हमलावर होने की कोशिश करे। आई डोंट नो कि इसके अलावा वो कुछ कर सकते हैं। तो ओवरऑल उसने काफ़ी स्पीच की है। पीटीआई वाले जो हैं आज बड़ी एक आराम की नींद सोएंगे जी कि हमें जो एक नया बंदा है वो ठीक मिल गया। अब देखते हैं कि वो कितनी देर इनके लिए ठीक रहता है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, वो है ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप मिडल ईस्ट में आ गया। आज उसने इसराइल में उनकी पार्लियामेंट को भी ख़िताब किया है। आज उधर से जो हमास ने इसराइल के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था उनको भी छोड़ दिया है, को 20 लोग छोड़े हैं, और उसके बदले कोई 1600 फ़लस्तीनी जो कि उधर इसराइली जेलों में कैद थे उनकी रिहाई हुई है। और साथ ही एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक तकलीफ़ दह खबर, उधर एक जर्नलिस्ट था बेचारा कोई 28 साल जो कि सारे अमल से गुज़र गया, 2 साल की जंग के अमल से। और जब ये गज़ा वाला ऐलान हुआ तो उस टाइम उसकी जो रिपोर्टिंग थी उसमें एक एक्साइटमेंट नज़र आती थी कि अमन आता देख के वो कितना खुश है कि अब गज़ा में अमन होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही फ़लस्तीनियों ने उसको शहीद कर दिया। अब उसमें फ़लस्तीनी फ़ौजी तो शामिल नहीं थे, लेकिन ये जिस तरह हमने जहादी रखे हुए हैं प्राइवेट मलेशिया जिनको कहते हैं, इसी तरह जो इसराइली हैं जो राइट विंग है उनके भी इस तरह के लोग हैं, उन्होंने मारा है उसको, बेचारे को शहीद कर दिया। वो बड़ी अफसोसनाक खबर थी। ये जो अमन का प्रोसेस होता है ये बहुत दफ़ा दरमियान में लगता है कि डीरेल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो है आगे चलें। अब जो ट्रंप है मेरे ख्याल वो कल मिस्र जाएगा
और उधर कोई गज़ा के माहदे के हवाले से उधर वो साइन करेंगे। उधर से हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। जो तुर्की के हवाले से खबर आई है जी कि उन्होंने कहा है जी कि अगर नेतन्याहू इधर आएगा तो तुर्क सदर नहीं आएगा। आई डोंट नो कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नेतन्याहू जो है उसने तय किया जी कि वो तुर्की नहीं उधर मिस्र नहीं जा रहा। आई डोंट नो कि पहले उसको उसका ना जाना नागुज़ीर हुआ है, यानी कि वो एक तासर ये भी है कि उधर राइट विंग जो है वो अपने उसके साथ जो इंतहा पसंद हैं वो उनको अपीज़ करने के लिए कि जनाब मैं मनु ट्रंप ने एक कड़वी गोली दी है जी कि मनु खानी पई है, मैं खाना नहीं समझ जाता, तो लिहाजा वो उधर जा भी नहीं रहा। प्रॉबली शायद ये रीज़न हो, लेकिन यह है कि ओवरऑल कल इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट होगी तो अल्लाह करे कि जो ये पीस का प्रोसेस है वो आगे चल पड़े। जो ट्रंप है इनके, बल्कि उसने तो ये भी कहा है ट्रंप ने कि वो तो उसकी तो पाक अफ़गान जो लड़ाई हुई है उस पर भी नज़र है जी कि मैं कोई इस पर भी सुलह कराने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट नो कि वो कैसे कराएगा। हो सकता है कि वो तालिबान को उधर वाशिंगटन में बुला ले, वो इस बहाने की तलाश में भी होगा और उसकी वजह यह है वो चाहता है कि मुझे बगराम एयरबेस मिल जाए। तो लेट्स सी, ये वो कन्फ्लिक्ट है कि जिसमें पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जो अफ़गानिस्तान के मामले में अमेरिका दरमियान में आए। तो एनीवे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में अभी जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू हो गया। वजारत दाखिला ने कहा जी कि इनको अभी जाना पड़ेगा और फ़ौरन जाना पड़ेगा। जो महाजरीन इधर हैं वो अगर कोई उनको घर किराए पर देगा, उनको कोई नौकरी देगा, उनके साथ कोई बिज़नेस करेगा तो उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, मेरे वैसे अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सारे ख़दशात हैं। ये जो अफ़गान जो लोग हैं जितना रोते हैं या पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान भी इतना बुरा नहीं है, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये जो मुहाजिर हैं मुझे इनकी बड़ी तकलीफ़ है। यानी कि आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये जो गरीबुल वतनी है अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। अगर आप उनको दुश्मन भी समझते हैं तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यानी कि मैं तो अपनी नस्ल के बच्चे, यानी कि मैं ख़ुद उस टाइम की पैदाइश हूँ जब ये अफ़गान जंग शुरू हुई थी, तो मैं सोचता हूँ कि उस टाइम के कितने बच्चे हैं कि जो अभी हालत सफ़र में हैं, अभी हिजरत की हालत में हैं, अपने मुल्क में उनको आराम से रहना नसीब नहीं होता, बस भागम भाग एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये इस तरह की जो गरीबुल वतनी है उसमें ना रखे। तो नाजरीन, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।